इसलिए भजनलाल कहता है कि ये तो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो भजनलाल की भी हिम्मत नहीं है संघ के सामने बोलने की, और वो तो ऑलरेडी परिचित सीएम है। वो बोले तो कल उसकी कुर्सी हट जाए। ये भी नव सामंतवाद है। जब प्राचीन सामंतवाद के आप खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करते हो तो नव सामंतवाद के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। किस योग्यता से आपने उसको क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, सिरोही जिले का अध्यक्ष बनाया? क्या वो क्रिकेटर है? क्या वो बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता था? क्या उसने बीजेपी के लिए या संघ के लिए कुछ अपने जीवन में अवदान दिया? क्या योग्यता थी? केवल एक विधायक का पुत्र अच्छे व्यक्ति है। आप भविष्य देखते हैं संयम जी का सिरे में? मैं नहीं कह सकता इस बारे में। ओटाराम मुझे जी का भविष्य देखते हैं? ओटाराम जी का कोई भविष्य नहीं है। अगर ओटाराम जी का भविष्य है तो सिरोही का कोई भविष्य नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। जी हाँ, आप कह रहे हैं कि ओटाराम जी जो 2 बार से विधायक रहे हुए हैं, उनका भविष्य, अगर ओटाराम जी का भविष्य है तो बीजेपी का भविष्य नहीं है। ओटाराम जी का भविष्य है तो सिरोही का भविष्य नहीं है। ओटाराम जी का भविष्य अच्छा है तो यहाँ के नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ओटाराम जी का अगर भविष्य है तो शिक्षा का कोई भविष्य नहीं है। ओटाराम जी भोपा जी है, और आप जानते हो गांवों में बीमारी होती है तो भोपो के पास जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज बंद कर देनी चाहिए। घुट्टी में पी लिया है। अब ये राष्ट्रपिता कहे हम नहीं मानते। राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति। संघ ने हमें सिखाया, बीजेपी ने हमें सिखाया। राम राष्ट्र का पुत्र है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण आपको क्या लगता है? देखिए, मदन जी राठौड़ भी नियुक्त किए हुए प्रदेश अध्यक्ष है। उनकी कितनी चलती है राजस्थान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सामंतशाही के खिलाफ क्यों बोल रहे हो आप दिल्ली के बादशाह को हटा करके वहां पर नेपोटिज्म हटा दो, और सिरोही की राजघराने के जो पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनको सौंप दो। ऐसा कानून संशोधन कर दो कि भाई जिला लेवल पे एमएलए एमपी राजघराने के बच्चे ही रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। बात करेंगे उनसे जो कभी किसी एक पक्ष के थे लेकिन आज उसी पक्ष की शिकायत करेंगे। हमारे साथ है गिरीश जी जोशी, जो कभी भाजपा के एक कट्टर, या कहे उन शब्दों में कि एक खास सिपाही थे, लेकिन आज वो उस नाम से भी परहेज कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है कारण और क्या है वो शिकवे जो आज आपसे वह रूबरू करेंगे और आपदा कराएंगे कि उन बातों को लेकर जो एक अंदर वाला बताएगा। तो गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। शुरुआत करते हैं गिरीश जी, सबसे पहले क्या कारण है कि भाजपा से नाराजगी है? आप उसी के एक सदस्य रहे लंबे अरसे से, और अब नाराजगी का कारण क्या है? विशाल जी, मैंने बोलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा। सेकेंड ईयर ओटीसी प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं, आज भी संघ का स्वयंसेवक हूं, और भारतीय जनता युवा मोर्चा सिरोही का पहला जिला जनरल सेक्रेटरी, महामंत्री रहा। सिरोही जिले का पहला अधिवेशन मैंने स्वरूपगंज में कराया। लेकिन क्या परिस्थितियां थी आप समझ नहीं सकते। सरदार बूटा सिंह 4 बार यहां से सांसद रहा, और सिरोही में एक बस स्टैंड बनाया। उस बस स्टैंड को बेच करके 4 बार सांसद रह गया वो। सिरोही का विकास हो गया। क्या हुआ? बस स्टैंड बनाया, किसी को पेट्रोल पंप दिला दिया। वो व्यक्तिगत स्वार्थ थे, फायदे थे, कुछ लोगों के व्यक्तिगत हित साधना कर ली। लेकिन जो राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और उसने सिरोही जिले की भावुक जनता को जो आंदोलित किया, हम सब लोग थे उसमें। हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर सैकड़ों मुकदमे बने, और भारत का गृह मंत्री भूलुंठित हुआ। लगभग 50-60 हजार वोटों से कैलाश जी मेघवाल ने उनको हरा दिया। कैलाश जी को लाए उदयपुर से, शाहपुरा से, जीत के गए। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, वो उनके प्रचार में आए। पूरा भारत लग गया, पूरी बीजेपी लग गई,
बूटा सिंह के साथ पूरी कांग्रेस लगी, लेकिन वारे दुर्भाग्य इस सिरोही की धरती का, या इस सिरोही को न मालूम कौन कौन से शाप से शापित होना पड़ रहा है। वो शानदार जीतने वाला कैलाश मेघवाल मुड़कर एक बार भी सिरोही नहीं आया। इस सिरोही का दुर्भाग्य, या कैलाश मेघवाल को टिकट देकर के लोकतंत्र का प्रत्याशी बनाने वाली पार्टी ने कभी पूछा नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं दिया, कभी उसको सस्पेंड करने की नहीं सोची, कभी सिरोही से आज दिन तक बीजेपी ने माफी नहीं मांगी। वो 5 साल लोकसभा के सांसद से महरूम सिरोही रहा, और वो परंपरा पहले से चली आ रही है। शायद 52 के चुनाव थे, जो सिरोही का लाल गोकुल भाई भट्ट लड़ा, और जोधपुर के राज घराने के एक सदस्य ने गोकुल भाई भट्ट को हरा दिया। वो इतने दयनीय हो गए कि कभी चुनाव में गए नहीं, जाने की सोची ही नहीं उन्होंने। वो भी एक शाप ही था। सिरोही का लाल प्रजामंडल का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया। हालांकि उनको खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष बना के रखा, संतुष्ट रखा। उसके बाद में इस प्रकार के निगम बोर्ड में भी सिरोही के किसी व्यक्ति की औकात नहीं थी कि कोई पार्टी उसको पद दे। आगे चलिए। बंगारू लक्ष्मण जी की पत्नी यहां से जीत के गई। कार्यकर्ताओं ने दमखम से लड़ाया, जिताया, लेकिन वो भी बेगाना करके चली गई। 5 साल लोकसभा के फिर खत्म हो गए। सिरोही लोकसभा के सदस्य से विहीन। क्या इसको भी बीजेपी का शाप बताऊं सिरोही जिले पे, या बीजेपी द्वारा दी गई आरोपित की हुई सजा कि तुम लोकसभा से जिता करके भेजते रहो और तुम महरूम रहो, तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई तुम्हें मिलने नहीं आया। ये सिरोही शापित क्यों है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है कि निरपेक्ष भाव से राष्ट्र की सेवा करने वाले प्रचारक बीजेपी कांग्रेस में लीन रहते सबसे ज्यादा राजस्थान या भारत में दिखते हैं सिरोही में। और वो प्रचारक 1-2 घरानों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और ये वो घराने जिनका संघ में, बीजेपी में कोई अवदान नहीं। केवल प्रचारकों को गाड़ियां उपलब्ध कराना, केवल प्रचारकों की चंपी करना, मालिश करना, उनका संघ से कोई लेना देना नहीं है। नागपुर को चिट्ठियां लिखी कि इन प्रचारकों को सिरोही से हटाओ, नहीं हटाया जाता है। धंधेबाज प्रचारक अपने एफर्ट से ऐसे कुछ घरानों को व्यवसाय देते हैं, कुछ प्रोफेशंस के अंदर उनको घुसेड़ देते हैं। और अभी एक ताजा प्रकरण है कमलेश मेटा कास्ट का, बताया जाता है उसमें भी किसी प्रचारक का रिश्तेदार घुसा हुआ है। इसलिए भजनलाल कहता है कि ये तो हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो भजनलाल की भी हिम्मत नहीं है संघ के सामने बोलने की, और वो तो ऑलरेडी परिचित सीएम है। वो बोले तो कल उसकी कुर्सी हट जाए। ये आरोप जनप्रतिनिधि छुप कर लगाते हैं। मुझे किसी का डर नहीं, इसलिए चौड़े धाड़े लगाता हूं। सिरोही में कई आरोप लग रहे हैं। जन नेताओं के परिवार के लोग टैक्स वसूली करते हैं, जन नेताओं के लोग मंदिरों की जमीन खा रहे हैं, प्रमाण दिए जा रहे हैं। विरोधी दल के भूतपूर्व विधायक आरोप लगाते हैं तो उसके प्रतिवाद में कोई बोला नहीं जाता, चुप, जैसे मुंह में दही जमा हुआ हो। लेकिन
बीजेपी का शुभ चिंतक तेजराज सोलंकी बोलता है तो उसका प्रतिवाद करते हैं। लेकिन ये दो धाराएं कैसे चल रही है? अरे विपक्षी का प्रतिवाद करो ना, आप विपक्षी के खिलाफ नहीं बोल सकते। बीजेपी के समर्थक में जो शुभ चिंतन कर रहा है उसके खिलाफ तुम मुकदमा दर्ज करवा रहे हो। क्रिश जी माफ करिएगा, बीच में टोक रहा हूं। आपने जी, जिस कहिए ना। तेजराज का नाम लिया, उन्होंने लगातार डोमेन में कहा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। जी पहला उनका आरोप है, उनका कहना है जी कि भाई विक्रम टैक्स नाम का कोई टैक्स लगाया जा रहा है और उससे होटल खोला जा रहा है शिमला उस तरफ। शिमला मैंने भी सुना है। ठीक है। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि भाई बीजेपी को, जिला के बीजेपी को जी दारू वाले, स्पा वाले ये लोग चला रहे हैं। सही कह रहे हैं, आप सहमत हैं इन बातों से? मैंने भी सुना है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। जब ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके विरुद्ध बीजेपी के लोग जो पदाधिकारी है, अब पदाधिकारी क्या शर्म आती है, ऐसे पदाधिकारी है जिनको बोलना नहीं आता है, जिनको ना मारवाड़ी बोलना आता है ना हिंदी बोलना आता है। आप रिकॉर्डिंग करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग ही सुनता हूं मैं, वो अशुद्ध प्रलाप करते हैं। और बीजेपी की ख्यात क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी की ख्यात क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी, ऐसी पार्टी के ऐसे टटपुंजी है पदाधिकारी। शर्म आती है कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। कैसी बीजेपी के? ऐसी बीजेपी के जो खुद सिरोही को बीजेपी का गढ़ कहा गया और बीजेपी को सजा दे रही है, सिरोही को सजा दे रही है बीजेपी, बाहर से कैंडिडेट लाकर थोपने के लिए। बीजेपी वालों से पूछता हूं कि तुम बाहरी कैंडिडेट को यहां पे टिकट क्यों देते हो? तो शर्मनाक उत्तर है, सुनिए। इस जाति के कैंडिडेट को टिकट देने से हमारी 8 सीटों पर जातिगत असर पड़ता है। अब जाति विहीन समाज बनाना या जाति वाला समाज बनाना, ये तो यूजीसी का प्रकरण भी आपके सामने है। ये बीजेपी के लक्षण है। मैं तो एक और खतरनाक बात दिल्ली की कहता हूं आपको। बेचारा वो अजीत पंजा, उसने राष्ट्रपत्नी कह दिया द्रौपदी जी मुर्मू को, तो उसकी मजाक बना दी, क्योंकि ये भाषाई मामले में सब पैदल है, दंड फंद करके ऊपर पहुंच रहे हैं। जो अर्थ पति का होता है वही पत्नी का अर्थ होता है। पति को स्वामी कहते हैं, पत्नी को स्वामी नहीं कहते हैं। अध्यक्ष पुरुष होता है, अध्यक्षा स्त्री होती है। मंत्री पुरुष होता है, मंत्राणी स्त्री होती है। राष्ट्रपति शब्द का संघ और बीजेपी विरोध करते थे। वो कहते थे राष्ट्र का कोई पति नहीं हो सकता। पहले सत्ता आने से पहले राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। आप बताइए विशाल जी, जब ये लोग, भले प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी मंत्री विदेश में जाकर के कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट का हिंदी शब्द क्या हुआ? राष्ट्राध्यक्ष ही हुआ। तो राष्ट्रपति कहां से आया? हमने अपना बचपन संघ की शाखाओं में यूं ही बर्बाद नहीं किया है। हमने उस संघ को ईमानदारी से जिया। और गांधीवध क्यों? गांधीवध और मैं, ये गोडसे की पुस्तक संघ कार्यालय के अलावा कहीं नहीं मिलती थी। तब संघ के सब लोग गांधी की कुकर्मों के विरोध में बोलते थे, हमें बहुत दिख देते थे। हमारे बचपने ने उस गांधी के विरोध को घुट्टी में पी लिया है। अब ये राष्ट्रपिता कहे, हम नहीं मानते। राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति। संघ ने हमें सिखाया, बीजेपी ने हमें सिखाया। राम राष्ट्र का पुत्र है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण कह रही है, राम कह रहा है। न अपि जब लक्ष्मण ने कहा कि अपन लंका में घूम करके आ जाते हैं, तो राम मना कहते हैं, स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, मुझे कोई रुचि नहीं है स्वर्ण की लंका में। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम अपनी भूमि के पुत्र कहते हैं खुद को, कृष्ण अपनी भूमि के पुत्र कहते हैं खुद को। गांधी पिता कैसे बन सकता है?
ये हमने बौद्धिक वर्ग में सुना है। आज सत्ता की क्षुद्र राजनीति के लिए या अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर दिया। ये क्या खेल हो रहा है? सिरोही जिले का प्रत्येक व्यक्ति यहां के जनप्रतिनिधियों से नाखुश है। अभी एक और प्रकरण आया, एक गांव के कुछ करोड़ रुपए स्कूल निर्माण के सैंक्शन हुए हैं, सनवाड़ा गांव। उसमें स्कूल का विस्तार होना है और विस्तार सरकारी भूमि में होना है, और सरकारी भूमि पर किसी कार्यकर्ता ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसके नाम की नहीं है। तो विधायक का वो वीडियो वायरल है, ऑडियो या वीडियो। वो अधिकारी से कहता है, गांव वाले रो रहे हैं तो रोने दो, मेरे कार्यकर्ता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। स्कूल नहीं बने, भाड़ में जाए। सैंक्शन पैसा 15-20 करोड़ सैंक्शन हुआ है या 25 करोड़, वो डूब जाए तो डूब जाने दो, मेरे कार्यकर्ता का लाभ होना चाहिए। ये बीजेपी है। इस बीजेपी के लिए हम लोगों ने मुकदमे खाए हैं, इस बीजेपी के लिए हमने करियर तबाह किया है। अगर यही बीजेपी है तो कांग्रेस क्या खराब थी? आज ऑलरेडी बीजेपी का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, सारी पार्टियां घुस रही है, और जो घुस रहे हैं उनको पद भी मिल रहे हैं। ये ही मापदंड है। मैं भी यही सोच रहा हूं कि कांग्रेस में चला जाऊं, माला पहन करके 2-4 भाषण दे दूं, फिर राहुल गांधी के खिलाफ में बोल करके और बीजेपी में प्रवेश कर लूं, तो शायद बीजेपी में अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। सारे प्रवक्ता बाहरी है, आमंत्रित है, राष्ट्रीय और प्रदेश के। ये क्या क्या बीजेपी क्या करना चाह रही है? एक प्रचारक को पहली बार मैंने अखबार में पढ़ा, बीजेपी के बड़े पद पर राजस्थान में रहे हुए प्रचारक को नागपुर से, शायद पत्रिका या भास्कर में खबर छपी थी, और ये प्रकरण काफी वर्षों पुराना है, कि फला व्यक्ति को हम प्रचारक पद से मुक्त करते हैं। बड़ी शर्मनाक बात थी। प्रचारक पद से मुक्त क्यों किया गया था उस व्यक्ति को? क्योंकि उसके खिलाफ चश्मदीद दुनिया भर के गवाह, प्रमाण प्रस्तुत हुए थे, और उसको बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। अनेकों प्रदेशों के वो प्रभारी बनते गए, राज्यसभा में पहुंच गए, और आज बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब वो मैं पोस्ट कह दूंगा तो तुरंत पता चल जाएगा, थोड़ा सा परिश्रम के बाद पता चलेगा तो मजा आएगा, और परिश्रम करने जितना सामान मैंने बता दिया है। अच्छा सर, परिश्रम से याद आया, आपको लगता है कि आपने कहा कि बाहर वालों को टिकट मिल रहा है, तो वो जो बाहर वाले हैं जिनका आप नाम नहीं ले रहे, बता रहे हैं, उन बाहर वालों के बेटों को भी कुछ मिल रहा है, ऐसा लगता है? बेटों को मिल रहा है, वो भी सिरोही का शाप है। बाहर वाले विधायक भी सिरोही के लिए शाप है। न उनको एमएलए का फुल फॉर्म आता है, न हिंदी बोलना आता है। उनके बेटे को यहां पर क्रिकेट, जिला क्रिकेट का बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है, और तब से क्रिकेट अकादमी पे ताला लगा हुआ है। ये भी शाप है सिरोही का। सिरोही के होनहार बच्चे पहले स्टेट लेवल पर खेलते थे और जीत कर आते थे। राजस्थान के दूसरे जिलों के बच्चे जीत रहे हैं, आईपीएल में जा रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे स्कूलों के ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्रिकेट अकादमी के ताले लगे हुए हैं। बीच में मैंने कोई वीडियो देखा था, अंदर नेट वेट लगी हुई है, सामान टूट रहे हैं, कुछ सामान पड़े हुए धूल फाक रहे हैं, कोई धड़ी धोरी नहीं है। और कितना आप व्यक्ति को ब्लैकमेल करोगे, इमोशनली ब्लैकमेल। किसी माताजी का नाम कहते हैं, उसके पुजारी है, उसके भोपे हैं। अरे साहब, भोपा शब्द तो असंवैधानिक है। पाखंड फैलाना
विधि विरुद्ध है और आप पाखंड को प्रमोट कर रहे हो, और वो भी सिरोही में। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर सिरोही की जनता आक्रोशित होकर के खड़ी हो गई तो बीजेपी को हराने के लिए बाहर से कांग्रेस को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी 2 दिन से सिरोही में घूम रहा हूं। नगर पालिका तो बीजेपी की गई, समझो आप। आपके गई जी, नगर पालिका सिरोही में बीजेपी का बोर्ड नहीं बनेगा। कारण इतने उद्वेलित है लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि के विरुद्ध में, यूजीसी के विरुद्ध में, और अनेक ऐसे कारनामे हैं। क्रिकेट एकेडमी बंद पड़ी हुई है। ऐसा एक भी तो काम नहीं है जो पिछले दिनों में उन्होंने किया हो। अभी 2-3 साल हो गए, अब विधायक का सुनवाई केंद्र अब उद्घाटित हो रहा है। यहां पर प्रवास के लिए आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। कोई माउंट आबू जाने के लिए सिरोही आ रहा है, कोई सिरोही आकर के माउंट आबू जा रहा है। ये सिरोही इसके लिए है, आपके सैर सपाटे के लिए है। सिरोही बहुत पिछड़ा प्रदेश रहा है शुरू से। यहाँ का अधिकांश युवा रोजी रोटी कमाने के लिए माइग्रेट होके बाहर जा रहा है। उसके लिए रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं, और करने के लिए विजन चाहिए, दृष्टि चाहिए, चिंतन चाहिए, समझ चाहिए। पदाधिकारी यहां पर बीजेपी के चमचागिरी से बनाए जा रहे हैं। यहां पर 4 पैसे कमा लिए, वो बीजेपी का माई बाप। बीजेपी का कोई फंक्शन करना है तो किसी माई बाप के घर करो। बीजेपी की कोई मीटिंग करनी है तो माई बाप खिलाए तो होगी। ये चंदे से चलने वाली पार्टी थी। कार्यकर्ता पैसा 1-1 रुपया इकट्ठा करता था। ये जो थैला होता है ना सब्जी बेचने का, इस थैले पे माइक रख करके, पर्चे रख करके हम गांवों में प्रचार करने जाते थे, और सामने से कांग्रेस की जीप आती थी तो हम कांग्रेस की जीप पे चढ़ करके कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते थे। वो जवानी का जोश था। उस जवानी के जोश को बीजेपी ने मार डाला सिरोही जालोर में। हालांकि दृश्य ये सिरोही का ही नहीं है, पूरे राजस्थान में विकृति आ रही है। उदयपुर के सारे शीर्षस्थ बीजेपी के नेता आपस में तीर कमान लेके लड़ रहे हैं। महामहिम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं उदयपुर में। उदयपुर में समाजों को लड़ाया जा रहा है। कुछ लड़ाई करके कुछ लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, हमें मिल जाए, चाहे बीजेपी हार जाए, चाहे राजस्थान हार जाए। ऐसा लग रहा था कि शुरुआती दौर में कि शायद राजस्थान में बीजेपी की सरकार वापस बनेगी, लेकिन कोई एक काम ऐसा बताने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री जी क्या भाषण देते हैं, उनके एमएलए नहीं सुनते। जो सुनना चाहते हैं उनको सुनने का कुछ मसाला नहीं मिलता, सुनने के अंदर कोई आकर्षण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हालत विकृत कर दी है। गिरीश जी, आपने कहा पता है कि बीजेपी चंदा से चलती थी। जी हाँ। आप मानते हैं कि आप बीजेपी में खासकर सिरोही जिले की बात करें, जी, परिवारवाद आपको दिखता है? नेपोटिज्म जो एक शब्द है, आपको दिखता है सिरोही जिले की? क्योंकि मेरे को तो अभी भी अगर आप कहें तो मैं 3 से 4 ऐसे उदाहरण मुझे दिखते हैं कि अगर उनके पिता सांसद है तो उनके बेटे को कहीं रखा है, बिल्कुल विधायक सही है कह तो रहे हैं आप। कोई जिले की अगर कोई किसी पूर्व है अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष है, हाँ, और कोई हाँ, तो बीजेपी में ही कोई पद लेकर बैठे हैं। सही तो है। ये क्या क्या दर्शाता है? जिन जिन चीजों के खिलाफ बीजेपी थी उन सब बुरी चीजों को अपना लिया है, और बीजेपी में परिवारवाद का सिरोही जिला उदाहरण बन गया है। तो क्यों नहीं इसे हटाया जाए? क्योंकि अभी मदन जी जब आए थे बीजेपी के अध्यक्ष, तो राजस्थान के अध्यक्ष आए थे, हमने उनसे सवाल भी पूछा तो उनका कहना था कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहाँ बेटे, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आरजेडी को लालू चला रहे तो तेजस्वी संभाल रहे, डीएमके के स्टालिन तो उनके बेटे संभाल रहे। तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप में तो हम सभी ने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर टॉप लीडरशिप तो समझ में आ रही है, तो क्या निचले स्तर पर आप ये कह रहे हैं कि नेपोटिज्म अलाउ है बीजेपी में? तो आपको क्या लगता है? देखिए, मदन जी राठौड़ भी नियुक्त किए हुए प्रदेश अध्यक्ष है। उनकी कितनी चलती है राजस्थान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उनको पता ही नहीं है कि
प्रदेश में कहां कहां क्या स्थितियां चल रही है। यहाँ राम जरोखे का प्रकरण खड़ा हुआ, उनको पता ही नहीं कि सिरोही में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, राम जरोखे का विवाद क्या है, उन्हें जानकारी नहीं है। और नेपोटिज्म कहीं भी होता है वो गलत है। परिवारवाद अगर सही है तो सामंतशाही क्या गलत है? सामंतशाही के खिलाफ क्यों बोल रहे हो आप? आप दिल्ली के बादशाह को हटा करके वहां पर नेपोटिज्म हटा दो और सिरोही का राज, सिरोही की राजघराने के जो पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनको सौंप दो। ऐसा कानून संशोधन कर दो कि भाई जिला लेवल पे एमएलए एमपी राजघराने के बच्चे ही रहेंगे। तब तो आपको सामंतवाद दिख रहा है। और एमएलए एमपी के बच्चे होते हैं तो सामंतवाद नहीं दिखता। क्या राजनैतिक परिवारवाद आज के जमाने का नव सामंतवाद है या नहीं है? यह भी नव सामंतवाद है। जब प्राचीन सामंतवाद के आप खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करते हो तो नव सामंतवाद के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। किस योग्यता से आपने उसको क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, सिरोही जिले का अध्यक्ष बनाया? क्या वो क्रिकेटर है? क्या वो बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता था? क्या उसने बीजेपी के लिए या संघ के लिए कुछ अपने जीवन में अवदान दिया? क्या योग्यता थी? केवल एक विधायक का पुत्र, और वो भी बाहरी प्रदेश से आया हुआ, पाली जिले का। क्या सिरोही के कार्यकर्ता, नौजवान खिलाड़ी कोई योग्य नहीं दिख रहा है आपको? क्या अगले चुनाव में वोटर भी आप पाली से लाओगे? या केवल जातिवाद भड़का करके बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना चाहते हो? और जिनकी जातियों में संख्या कम है, जैसे यूजीसी आप ला रहे हो, इस प्रकार से कम जाति वालों को वोट देने के अधिकार भी छीन लो। राम मनोहर लोहिया का नाम लिया जाता है। बिल्कुल। उसकी आबादी क्या थी? उसके परिवार समाज की। उसने अपने आप को स्थापित किया। योग्यता का कोई मायना नहीं है। केवल जाति की सघनता ही योग्यता है। एक तरफ आप आबादी कम करने की बात करते हो, एक तरफ आप अधिक आबादी वालों को प्रश्रय दे रहे हो, योग्यता का अपमान कर रहे हो। अगर योग्य आदमी एक भी है तो क्षेत्र का भला होता है, जनता का भला होता है। और अयोग्यों की भीड़ भी हो जाती है तो कोई भला नहीं होता है। गिरी जी, आप जिस तरीके से मुखर होकर बात कर रहे हैं आज बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों पर, उनके माहौल पर, उनके कार्यशैली पर, एक और बीजेपी के पूर्व अधिकारी, पदाधिकारी कह सकते हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तेजराज सोलंकी, जो आपने इस बार बीच में कहा। सज्जन आदमी है तेजराज जी, मुखर होके बोल रहे हैं। बस उनको ये देखना चाहिए कि ये सिर गिनने की व्यवस्था है लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली नहीं है, ठीक है। अब इस लोकतंत्र को अच्छा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुआ करते थे, जो संसद में भी बोलते थे ये लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, पार्टियां आएगी जाएगी, लेकिन हमारा चरित्र, जैसे अटल जी बार बार उदाहरण देते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने जिनेवा में विपक्षी दल के नेता को भेजा, ये सोच है ही नहीं। यहां तो बीजेपी में जाति दुश्मनी पाली जाती है। इसने मेरे खिलाफ ऐसा कैसे कह दिया? अच्छा भी आदमी है तो उसको गंगा जी डाल देंगे। बिल्कुल। व्यक्तिगत द्वेष वाली पार्टी बन गई है, जिसमें खुलापन था। एक आदर्श व्यक्तित्व था अटल जी का, अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जी का, वो समाप्त होता जा रहा है। अब मैं प्रश्न करता हूं, द्रौपदी मुर्मू जनजाति की महिला थी, इसलिए उनको राष्ट्राध्यक्ष, में राष्ट्रपति पत्नी कहना भी नहीं चाहता, ये मूर्खतापूर्ण डेजिग्नेशन है, राष्ट्राध्यक्ष बनाया। क्या देखकर? क्या द्रौपदी मुर्मू अच्छी वक्ता है? क्या द्रौपदी मुर्मू अच्छी चिंतक है? क्या द्रौपदी मुर्मू अच्छी स्कॉलर है? क्या द्रौपदी मुर्मू अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों बनाया? मुझे लगता है यह अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है। कैसे? वो
राजनीतिक कद धीरे धीरे बढ़ा, और राजनीति में कद बढ़ता है दासानुदास होने से, और दासानुदास बनते बनते उनका प्रमोशन हो गया, गवर्नर बन गई। गवर्नर बनी तब वो दुनिया की दृष्टि में नहीं आई, लेकिन एक संस्था की दृष्टि में आई, जिस संस्था का मुख्यालय सिरोही जिले में है, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है, ब्रह्मा कुमारी की बात कर जी रहे हैं। हाँ। उन्होंने देखा कि क्या हम इस महिला को शिखर पे बिठा सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बहुत तेज तर्राट संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन शिलान्यास करवाकर जमीन के कब्जे, उसको बार बार आमंत्रित करके अपने संगठन का विकास विस्तार, एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये भारतीय राजनेताओं पर दबाव है, और उसके तहत एक अयोग्य व्यक्तित्व को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया। नहीं तो कोई माई का लाल इस देश का आकर बता दे कि अब तक के कार्यकाल में द्रौपदी मुर्मू का ये कोई अच्छा काम हुआ, ये कोई अच्छा भाषण हुआ। जैसे ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा जी ने राष्ट्राध्यक्ष बनाया, लालू यादव की पत्नी मुख्यमंत्री बन गई। लालू यादव ने अपना रसोई बनाने वाले को राज्यसभा का सदस्य बना दिया। क्या ये कोई मापदंड है? क्या ये अच्छी राजनीति है? जो दिल्ली में हो रहा है वही सिरोही में हो रहा है। अध्यात्म जगत में एक वाक्य कहा जाता है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वो का वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में है, और इस शरीर को देख करके मोटरसाइकिल और कार की रचना की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन राजनीतिक पार्टियों में ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, ये भाई भतीजावाद, ये चमचागिरीवाद, ये सत्ता में जाने के बाद ये आंखें मीच लेते। शिखर पे भी होता है, जिले में भी होता है, गांव में भी होता है, इसलिए इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन जिस दिन जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिस दिन सिरोही जिले की जनता ने विद्रोह खड़ा कर दिया, ये किसी चौराहे पे खड़े रहने के लायक नहीं मिलेंगे। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर विद्रोह हो सकता है सर, आपको लगता है? परिवारवाद, एक। बाहरी कैंडिडेट, 2। विकासहीनता, 3। अयोग्य लोगों को पार्टी का पदाधिकारी बनाना, 4। घपले घोटाले, मंदिरों की जमीनें खा जाना, 5। कमलेश मेटाकास्ट, 6। जनजाति क्षेत्र मोरस मालेरा में गलत उत्खनन हो रहा है, 7। सिलिकोसिस इस सिरोही जिले में इतना गहरा बीमारी हो गई है क्योंकि यहाँ के पत्थरों से राम का मंदिर बनाया। बिल्कुल। अब वो मंदिर कोई पुण्य चीज नहीं है, वो राष्ट्रीयता का प्रतीक था। बाबरी मस्जिद हट गई, मंदिर बन गया। लेकिन मंदिर बनाने वाले मजदूर, उनके कमाने वाले लोग मर रहे हैं सिलिकोसिस से। सिरोही जिले में पीने का पानी नहीं है। भारत सरकार, राज्य सरकार सिरोही जिले को अच्छा पानी नहीं पिला सकती, तो उसको सरकार कैसे कहोगे? तो आपको लगता है कि ये जो 7 से 8 आपने बड़े मुद्दे गिनाए, भाई साहब, 24 नाला, 24 भाखर का डैम बना हुआ कब का पड़ा है? इस सरकार को 2-3 साल हो गए, कोई पाइपलाइन नहीं आई, बांध बना हुआ पड़ा है। उससे भी आप देख लेना, प्राइवेट सेक्टर में पानी की सप्लाई होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने गठजोड़ कर रखा होगा किसी न किसी पूंजीपति के साथ। जमीनें किसानों की गई, पानी पूंजीपतियों को जाएगा। जैसे पश्चिम बनास बांध, धनारी बांध में डूब की जमीन किसानों की, पानी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। सिंचाई बंद हो जाती है लेकिन प्राइवेट फैक्ट्री में पानी जाना चालू रहता है। सिरोही जिले को पता ही नहीं है, एक वासा में बहुत बड़ा बांध बना है, मध्यम श्रेणी का डैम, वासा गांव में, उसकी नहरों की चर्चा ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट फैक्ट्री में पाइप गए 2-3 साल हो गए, और पाइप भी होगा कम से कम 2 से 3 फीट की बोर का। अब सोचो कितना पानी जा रहा होगा।
एक सबसे बड़ी दर्दनाक बात बता रहा हूं और शर्म से डूब जाना चाहिए अगर हिंदूवादी कहे तो, सिरोही जिले का कोई गांव ऐसा नहीं जहां पर गोचर की जमीनों पर दुष्ट लोगों के कब्जे न हो। सिरोही की गोचर जमीन, सिरोही शहर की गोचर जमीन के बाद सेकंड नंबर पर रोहिड़ा गांव की 5,000 बीघा जमीन गोचर की है। इतनी? और गाय भैंसे अंदर घुस नहीं सकती, पूरा कब्जा है। किनका कब्जा है ये सर? कुछ बाहरी गांव के लोगों का है, कुछ हम्म। स्थानीय लोगों का है, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो राक्षस भरा पड़ा है। ये सरकार के काम होते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब राजा ही मंदिर की जमीनें कब्जे कर रहे हैं तो प्रजा क्यों नहीं करेगी? लेकिन सर आपने ये जब कहा 7 से 8 मुद्दे गिनाए, अभी 24 नाला गिनाया, डैम जी का गिनाया, जी। आपको लगता है कि ये मुद्दे वोट के समय लोग ध्यान में रखते हैं? बिकॉज देखो, सर, लोगों को ध्यान दिलाना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा हूं, अगर मुझे तेजराज सोलंकी जैसे, मैं विवेकानंद जी की भाषा काम में ले रहा हूं, 100 लोग मिल जाते हैं सिरोही जिले से, तो हर चुनाव से पहले इनकी बखिया उधेड़ने के लिए चंदे की राशि से गांव गांव प्रवास करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, क्योंकि किसी पार्टी का गुलाम नहीं होना है हमें। हमें राष्ट्र का भक्त बनना है, हमें जनता की समस्याओं पे बोलना है, हमें वोट नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ना है, कोई स्वार्थ नहीं है। वानप्रस्थी है, अब 60 साल के बाद क्या करना है? पेंशन खाओ, मौज मनाओ, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। लेकिन अगर मातृभूमि के लिए नौजवान आदमी समर्पित नहीं होता है तो वो नौजवान नहीं है, उसकी जवानी बेकार है। और बुजुर्ग आदमी, वानप्रस्थी सन्यासी उम्र का व्यक्ति नहीं चलता है तो उसका जीना ही बेकार है, उसको मर जाना चाहिए। अगर अपनी मातृभूमि के लिए आपको चिंतन नहीं है, केवल दलगत राजनीति के स्वार्थों के अंदर फंसे पड़े हो आप, ये तो स्वार्थ तो जानवर भी करता है। फिर आप मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, नीति श्लोक में कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। आप धरती पर भार हो, आपका रूप मनुष्य का हो सकता है, लेकिन आप जानवर हो। इस राष्ट्रीय चिंतन में ऐसे अकर्मण्य स्वार्थी लोगों को मनुष्य नहीं मानते हैं, पशु मानते हैं, जानवर मानते हैं। सर आपने कहा जानवर मानते हैं, तो गऊ को लेकर भी कई जगह पर ऐसे माहौल थे। आपने गोचर भूमि की भी बात की जी, आपको लगता है सिरोही जिले में गायों की स्थिति बेहतर है सर? बहुत बुरी स्थिति है। पूरे सिरोही जिले में गायों के चरने की कोई जगह बाकी नहीं है। और हाईकोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर है, कलेक्टर को निर्देश है कि वो गोचर की भूमि खाली करावे, लेकिन कलेक्टरों को तो नेताओं की चमचागिरी से फुर्सत नहीं है। वो राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करेंगे नहीं, और नेता कोई दबंग नहीं है, वो पार्टी के वोटों से जीतते हैं और जीत के कहते हैं कि मैं तो लोकप्रिय हूं इसलिए दूसरी बार जीता, मैं लोकप्रिय इसलिए चौथी बार जीता। इस सेंटेंस में क्या आपको यह ध्वनित नहीं होता कि ऐसा कहने वाला विधायक अपनी पार्टी को गाली दे रहा है? अगर वो व्यक्ति अपनी लोकप्रियता से जीतता है तो निर्दलीय लड़े, पार्टी का सिंबल लेके क्यों लड़ रहा है? और अगर वो कह रहा है कि मैं मेरी लोकप्रियता से चौथी बार जीता हूं, तो वो पार्टी जवाब दे कि तेरी लोकप्रियता से जीता है या इसकी लोकप्रियता से जीता है। बीजेपी का अस्तित्व है या जीरो है? प्रश्न है या नहीं है? प्रश्न तो यहाँ ये भी बनता है सर कि लगातार इसी तरीके से टिकट दे देना एक व्यक्ति को, तो जब संयम जी आपको कैसे लगते हैं सर? संयम जी लोढ़ा दबंग है। उन्होंने सीधे काम अगर नहीं हुए अपनी सरकार में तो वो कोर्ट में गए,
उनको बोलना आता है। बस अगर वो विनम्र हो जाए तो एक अच्छे व्यक्ति है। आप भविष्य देखते हैं सलीम जी का श्रेय में? वो मैं नहीं कह सकता इस बारे में। ओटाराम जी मुझे का भविष्य देखते हैं? ओटाराम जी का कोई भविष्य नहीं है। अगर ओटाराम जी का भविष्य है तो सिरोही का कोई भविष्य नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। जी हाँ। आप कह रहे हैं कि ओटाराम जी जो 2 बार से विधायक रहे हुए हैं, उनका भविष्य अगर ओटाराम जी का भविष्य है तो बीजेपी का भविष्य नहीं है। ओटाराम जी का भविष्य है तो सिरोही का भविष्य नहीं है। ओटाराम जी का भविष्य अच्छा है तो यहाँ के नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। ओटाराम जी का अगर भविष्य है तो शिक्षा का कोई भविष्य नहीं है। ओटाराम जी भोपा जी है। और आप जानते हो गांवों में बीमारी होती है तो भोपों के पास जाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज बंद कर देनी चाहिए। अगर भोपे को टिकट देती है सरकार तो उसको मेडिकल कॉलेज में और यहाँ के सब गांवों में भोपों को भी इलाज के लिए नियुक्ति देनी चाहिए। हर हॉस्पिटल में एक एक भोपा बिठाए तनख्वाह पे, संविदा पे बिठा दो, नहीं तो तुम दोगले हो। या मेडिकल कॉलेज पे हर फैकल्टी में एक एक भोपा बिठाओ। ये भोपा सर्जरी करेगा, ये भोपा मेडिसिन का इलाज करेगा, ये भोपा बच्चों का इलाज करेगा, ये भोपा चोरियां पकड़ेगा। थानों में भी भोपो को बिठाओ। थानों में वो भोपो का यही काम है। गाय खो गई तो भोपा जी बताएंगे गाय कौन सी दिशा में जा रही है। अच्छा, अगर पाखंड का पृष्ठ पोषण करना है तो पूरी तरह से करो ना। जातिवाद फैला के इस देश में क्यों आग लगा रहे हो, क्यों जहर बो रहे हो? हरी जी इतना बताइए मुझे आप सर कि आपने इतने बताई ये कमियां, बहुत सारी कमियां बताई। बीजेपी में इस वक्त आप किसी एक अच्छा उभरता नेता मानते हैं सिरोही जिले की बीजेपी में, तो आप किसे मानते हैं सर? अभी बीजेपी में सिरोही में मुझे एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। सभी पिछलग्गू बने हुए हैं। क्योंकि हमने जब बीजेपी में काम खड़ा किया तो क्रांति के साथ काम किया। जब हम 77 में खड़े हुए, किशोर अवस्था में थे, तो सिवाय पुलिस के डंडे हमारे सामने और कुछ भी नहीं था। किशोरावस्था में हमने संघर्ष किया, गांव गांव में घूमे। कांग्रेस का एक छोटा अदना सा व्यक्ति पुलिस वाले को बुला करके हमको पिटवा देता था। छोटा सा अदना सा व्यक्ति। आज बीजेपी के बड़े नेता में हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस वालों को दबा सके। किसी जमाने में मैं सिरोही में सुनता था कि विधायक कलेक्टरों को धमकाया करते थे। आज विधायक एक छोटे से थानेदार के पास गिड़गिड़ाता है। अभी सुना एक विधायक का पोते का अपहरण हो गया, मीडिया में खबर ही नहीं है। और वो विधायक अपने कार्यकर्ता से कहता है कि यार वो तो एसपी साहब तो सुनते ही नहीं है, मेरा पोता अपहरण हो गया है। और बताते हैं, सुनी हुई खबर है कि बताते हैं उस विधायक के पोते को अपहरण करके ले जाने वालों से विधायक के सगे संबंधी ढूंढ करके लेके आए। पुलिस वालों ने तो हलचल ही नहीं की। अभी सिरोही का क्या भविष्य आप सुन लीजिए, सोच लीजिए। अक्सर मुझे एक बात याद आती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब किसी का भविष्य आपको दिखा ना या दिखना बंद हो जाए तो और किसी पर नहीं, खुद पर भरोसा करिए और आगे बढ़ते रहिए, कारवां जुड़ता रहेगा। तो ऑन दिस नोट सुनना और सुनाना चलता रहेगा। गिरीश जी ने कई अहम मुद्दों को छुआ है, उन्हें आपकी समझ पर छोड़ा है कि आप उसके बारे में बात करिए। और गिरीश जी ने जैसे कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की बात को मैं कोट कराओगे, अगर मुझे 100 लोग मिल जाए, ऐसा गिरीश जी ने कहा है, तो मैं चंदे के पैसे से यात्राएं निकालूंगा, गांव गांव के सिरोही में जाऊंगा और इन लोगों की सच्चाई उजागर करूंगा। इन लोगों का तात्पर्य है वो लोग जो सिरोही के हितैषी नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। राइट गिरीश जी? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर द्वंद किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी पार्टी विशेष से नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक हित की तरफ, और वो हित है सिरोही का भला। राइट सर? ऑन दिस नोट इसी तरह आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए गिरीश जोशी से आपको ये बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया।